गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश पीरियड के समय में संविधान का विकास, संवैधानिक विकास और उसके बाद में हमारा जो संविधान बना उसके मुख्य स्रोत क्या क्या थे। अब इसके बारे में मैंने अभी देखा यूपीएससी का और विभिन्न पीएससी एग्जामिनेशन में, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। इसके पहले मैंने फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और उसका यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसको भी देखिए और मैं उसको और भी बताऊँगा। और उसके बाद में साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में करीब 14-15 टॉपिक जो है ना, AJIS एकेडमी आप जब टाइप करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 14-15 वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान जो बना उसमें उन्होंने कहां कहां से जानकारी प्राप्त किया, तो दूसरा भाग हमारा वो होगा। और पहला, ब्रिटिश पीरियड के समय में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या क्या हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1757 में पलासी युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब को हराया और उसके बाद में फिर 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें कि बंगाल के नवाब मीर कासिम और उसके बाद में अवध के नवाब और उसके बाद शाह आलम द्वितीय, जो एक भगोड़ा मुगल शासक था, मुगल बादशाह था जो लखनऊ में रहता था। तो तीनों के सम्मिलित सेना को बक्सर में, बक्सर कहाँ पर है, बिहार में, वहाँ पर हराया। ठीक है। और 1764 में जब बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो एक ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल पावर के रूप में उभरा। मतलब अभी तक आप जानते होंगे कि सन 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो ब्रिटिश महारानी थी, उसने चार्टर दिए थे और उसने चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था, उसमें बहुत सारे लोग शेयर धारक थे। ब्रिटेन में सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है। अब चूंकि ये जो ट्रेड का पैमाना था, जो बड़े लेवल पर था, तो एक व्यापारी अकेले काम नहीं कर सकता था। बहुत सारे व्यापारी या बहुत सारे जो धनी लोग थे उन्होंने मिलकर के ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाया कि किसका कितना शेयर रहेगा। ठीक है। और जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड क्या होता है, जो नेट, जो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि आपको खर्चे भी तो करने होते हैं। तो जब वो खर्चा सारा निकलने के बाद में नेट प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं शेयर धारक साल के बाद में जो है ना बांटते हैं। और चूंकि शेयर धारक बहुत सारे लोग होते हैं तो वो कंपनी के रोजमर्रा काम को नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो शेयर धारक है वो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति करता है, जो रोजमर्रा के काम और उसके एग्जीक्यूटिव काम, कार्यपालन का काम करता है। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था। ठीक है। उसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो उसके रोजमर्रा के काम को करते थे, उसके प्रशासन को काम चलाते थे। अब 1600 ईस्वी से लेकर के और 1757 ईस्वी तक, बल्कि आपको ये 1764 ईस्वी तक, कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसको कि मोनोपोली मिला था। मोनोपोली में एकाधिकार ईस्ट में व्यापार करने के लिए। ईस्ट मतलब भारत में, श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, ऑल दीज आर का उनके वोकैबुलरी में, शब्दावली में ईस्ट को क्या बोला जाता था, इंडिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया के जो बहुत सारे कंट्री हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे जो कंट्री हैं, ठीक है, मलेशिया,
और चाइना, जापान, ये सारे जो कंट्री हैं, साउथ कोरिया, इनको उन्होंने ईस्ट का नाम दिया। अब यहाँ पर व्यापार करने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया को ऑथराइज कर दिया। तब दूसरे ब्रिटेन के जो दूसरे जो कंपनी थे वो यहाँ व्यापार नहीं कर सकते थे। अब अफ्रीका में व्यापार करने के लिए इसी तरह से उन्होंने अफ्रीका कंपनी बनाया। अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से व्यापार करने के लिए उन्होंने अलग से कंपनी बनाया। ठीक है, तो एक प्रकार का मर्केंट माने मोनोपोली कंपनी का निर्माण ब्रिटेन में 1600 ईस्वी और उसके आसपास के समय में किया गया। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आप हमारा वीडियो देखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पॉलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया जो है वो हमारा वीडियो डला हुआ है इसमें यूट्यूब पर, तो आपको उसके बारे में पूरे प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगी। करीब 1 घंटे का वीडियो है। तो दोस्तों, अब जो टेरिटोरियल कंपनी बना, मैंने कंपनी जो एक उसको क्या बोलेंगे, जो टेरिटोरियल सत्ता जो उसने स्थापित किया बंगाल में, और बंगाल सूबा जो उसमें था वो बिहार, उड़ीसा, आज का जो वेस्ट बंगाल आप देख रहे हैं, आज का जो बांग्लादेश देख रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा भूभाग में बंगाल सूबा था, मतलब बहुत बड़ा बंगाल सूबा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल एम्पायर में बंगाल सूबा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्निंग सूबा था। ठीक है, और क्योंकि वहाँ का जो एरिया था, जो फर्टाइल लैंड, गंगेटिक बेल्ट, मैक्सिमम हिस्सा तो वहीं आता है, तो वो सब एरिया जो है वो मुगल साम्राज्य के में जो रिवेन्यू जो मिलता था मुगल साम्राज्य को, जैसे 1717 में जब फर्रुखसियार था उस समय का जो कैलकुलेशन किया गया है, तो उसमें क्या पाया गया कि सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू अर्निंग जो सूबा था वो क्या था, बंगाल। अब 1757 से लेकर के 1765 तक तो बंगाल में लूट खसोट का साम्राज्य रहा। ठीक है, लूट खसोट मतलब चोरी डकैती। कंपनी के लोग जब उन्होंने पलासी युद्ध में हराया तो उसके बाद में उन्होंने फरमान मांगा फ्री ट्रेड करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और 24 परगना का 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अभी तो 2 भाग में विभाजित हो गया है, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, उसका जमींदारी भी उन्होंने मांगा। ठीक है, उसके बाद में उसके साथ में कुछ दिनों के बाद में जब मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को बनाया उन्होंने, तो 1759 के लगभग में उन्होंने बर्धमान और एक और मिदनापुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को की भी जमींदारी उन्होंने प्राप्त कर लिया। और इसके पहले तो उन्होंने फ्री ट्रेड तो अपने लिए कंसेशन मांग ही लिया था। 1764 में जब बंगाल बक्सर में हार हुई तो उसके बाद में क्या हुआ, डायरकी। ये डायरकी सिस्टम जो है इसको बोलते हैं द्वैध शासन, हिंदी में बोलेंगे द्वैध शासन, माने 2 एजेंसी का शासन। ये शुरू कब किसने किया, 1765 में। 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चला और इसका जो गवर्नर हुआ वो कौन था, लॉर्ड क्लाइव। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इसलिए बता देना चाहता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। लॉर्ड क्लाइव कौन था, वही व्यक्ति था जिसने कि पलासी के युद्ध में हराया था नवाब बंगाल को, सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला को बल्कि वो हराया नहीं था, बल्कि एक कंस्पिरेसी थी जिसमें कि बंगाल के बहुत सारे जमींदार, मनी लेंडर, मर्चेंट्स, वो हमारा जो आप देखेंगे उसमें आपको, उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। एक पूरी तरह से एक और मीर जाफर जो खुद उसका कमांडर इन चीफ था, वो एंड टाइम पर पासा पलटा, माने पाला बदला, और उसके बाद में सिराजुद्दौला की हार हुई। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि मात्र 3000 सेना थी इंडिया कंपनी के पास में, उसमें भी 2500 जो सेना थी वो हिंदुस्तानी थी, जो भाड़े पर पैसे पर खरीदे गए थे उन सेना को, और 500 के लगभग अंग्रेज थे, और उधर 1.5 लाख फोर्स थी
लेकिन एंड टाइम में क्या हुआ, युद्ध के बीच में ही मीर जाफर से उनका चूंकि पहले से सौदा हो चुका था, जो उनका सेनापति था, तो वो अपनी सेना लेके क्रॉस ओवर कर गया, ठीक है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु भी हुई, ठीक है। खैर, तो 1765 से लेकर 1772 तक क्या हुआ, द्वैध शासन, इसको बोलते हैं डायरकी, ठीक है। अब डायरकी के विशेषता क्या थे? निजामत मतलब क्या होता है? पुलिस प्रशासन, जस्टिस न्याय प्रशासन, माने जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इसको आप रखिए निजामत, इसको एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। माने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे आप, प्लस जस्टिस। अंग्रेजों ने क्या किया कि ये निजामत का अधिकार उन्होंने 1765 के बाद में जो वहाँ का जो नवाब था उसे प्राप्त किया। लेकिन कैसे प्राप्त किया? एक रेजा खान था, रेजा खान को उसने बना दिया डिप्टी नवाब, डिप्टी सूबेदार, ठीक है। और उसके पास निजामत का अधिकार दे दिया और यह कानून बनाया कि नवाब जो है वो रेजा खान को बिना अंग्रेजों के या ईस्ट इंडिया कंपनी के सहमति से उसको हटा नहीं सकता है। तो रेजा खान क्या हो गया? निजामत का हेड हो गया, नवाब के ठीक नीचे, ठीक है। और दूसरा, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए दीवानी राइट्स, जिसको हिंदी में कहेंगे दीवानी राइट्स, ये क्या हुआ? सिविल में क्या आता है दोस्तों? टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन उस समय में ज्यादा था। तो दीवानी राइट्स का क्या किया? अच्छा, ये जो रेजा खान है उसको बंगाल सूबा का बना दिया, माने प्रॉपर बंगाल का, कि इसको निजामत का अधिकार दे दिया। और दीवानी का राइट भी उन्होंने क्या किया कि रेजा खान को दिया, ठीक है। और लेकिन दीवानी के मामले में बिहार और उड़ीसा का जो सूबेदार था उसका नाम था सिताव राय, राजा सिताव राय। अब इसको जो है उन्होंने क्या किया? बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे दिए, ठीक है। और रेजा खान को बंगाल के दीवानी राइट्स दे दिए। और इसके बाद क्या किया? रेजा खान को पुनः निजामत का पूरा बंगाल का पावर दे दिया। तो अब रेजा खान के पास में क्या हो गया? दीवानी पावर भी हो गया, एज फार एज द दीवानी पावर इज कंसर्न फॉर बंगाल। लेकिन जब निजामत की बात हुई तो पूरे उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ठीक है। लेकिन दीवानी मामले में उड़ीसा और बिहार का जो सूबा था उस समय में, उसको टैक्स कलेक्शन करने का काम राजा सिताव राय को दिया। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं? व्हाट डज दिस इंडिकेट? इंडिकेशन ये है कि डायरकी में उन्होंने हिंदुस्तानियों पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, लेकिन नो पावर एट ऑल, क्योंकि सारे पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में रखे, ठीक है। अब इस द्वैध शासन का बहुत बुरा असर हुआ, जो हम आपको बाद में बताएंगे। और सबसे पहले अभी बता देते हैं कि वहां पर सन्यासी रिवोल्ट हुआ, 1770 से लेकर के 80 ईस्वी तक चला। और ये सन्यासी लोग पूरे बंगाल में उन्होंने तबाही मचाया, विद्रोह किया, क्योंकि बंगाल में अकाल पड़ने लगा। जिस तरह से अंग्रेजों ने लूट खसोट मचाई, उससे परेशान होकर के जनता ने बहुत लोग मारे भी गए, अकाल भी पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों की आंख खुली और उन्होंने इस डायरकी को समाप्त कर दिया। और इसके बाद वारेन हेस्टिंग को
वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाया बंगाल का, ठीक है, और लॉर्ड क्लाइव को हटा दिया। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।